नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जहां पर मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, जिसमें विदेशी महिला से 10 किलो कोकीन बरामद हुआ है। कोकीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। ट्रॉली बैग में छुपा कर लाई थी कोकीन, और जिस तरीके से जो सुरक्षा जो एजेंसी थी वो किस तरीके से सतर्क नजर आई, तो ट्रॉली बैग में छुपा करके लाई थी कोकीन, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब करीब 100 करोड़ आंकी जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से डीआरआई मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की जो खबर आ रही है, विदेशी महिला से 10 किलो कोकीन बरामद हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोकीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ आंकी जा रही है। बताया जा रहा है ट्रॉली बैग में छुपा करके लाई थी कोकीन, और महिला को कुछ संदेह हुआ। संदेह के आधार पर कुछ जांच बढ़ी, और जांच का दायरा जिस तरीके से आगे बढ़ा तो आखिरकार जो कोकीन बरामद की। डीआरआई मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर ट्रॉली बैग में छुपा करके आई थी कोकीन। तो कोकीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ है बताई जा रही है। हालांकि और भी जो साथी हैं उनकी भी फिलहाल तलाशी ली जा रही है, उनसे से भी पूछताछ लगातार की जा रही है कि गिरोह किस तरीके से सक्रिय था, कहां कहां पर इसका नेटवर्क था, कहां से आई थी, कहां ले जाई जा रही थी, और सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, और इसका खरीदार कौन था। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच में लगी हुई, क्योंकि कीमत जिस तरीके से 100 करोड़ आंकी जा रही है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलिया नाला में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी है तो फिर से प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। आज सुनवाई पर सरकार ने कहा इसके ट्रीटमेंट के लिए टेंडर निकालकर कार्य प्रारंभ कर दिया और कार्य प्रगति पर है। सरकार के इस मामले पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। जो सीएससी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अभी तक हमारी बिड जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, और हम जो है नेक्स्ट डेट में उसकी रिपोर्ट आपको देंगे। आज सीएससी ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वो बिड फाइनलाइज हो गई है और कार्य जो है वो प्रगति पे है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो कोर्ट ने ये कहते हुए कि अगर ये कार्य संतोषजनक है तो हम इस रिट पिटीशन को आज अभी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर कार्य की गुणवत्ता और किसी चीज़ पे भी आपको कोई कमी पाई जाती है तो पिटिशनर को ये अनुमति दी है कि वो एप्लीकेशन के माध्यम से इस रिट को पुनर्जीवित करके अब उस कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पुनः इसको कोर्ट के समक्ष ला के कोर्ट के संज्ञान में लाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईएएस दीपक कुमार को यूपी का अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने कल यूपी के प्रमुख सचिव गृह को हटाया था, और इसके बाद यूपी सरकार ने शासन की ओर से 3 नाम भेजे थे, जिसमें से दीपक कुमार का नाम फिलहाल फाइनल हुआ। तो अपर मुख्य सचिव गृह का नाम फाइनल हुआ, तो 3 नामों में दीपक कुमार का नाम फिलहाल फाइनल हुआ। आईएएस दीपक कुमार को मिली अब नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी। निर्वाचन आयोग ने इनके नाम पर मोहर लगाई। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विजिलेंस टीम ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, धनेंद्र कुमार पांडे लखनऊ में जीएसटी जोन 20 के डिप्टी कमिश्नर थे, और विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों डिप्टी कमिश्नर को घूस लेते गिरफ्तार किया है। तो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विजिलेंस ने धनेंद्र पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, कमिश्नर को घूस लेते गिरफ्तार किया। एडम डाटा सर्विसेज से 2 लाख रुपए की घूस ले रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी लखनऊ के सेल टैक्स ऑफिस से यह गिरफ्तारी हुई है। तो विजिलेंस ने धनेंद्र पांडे को रंगे हाथों अपनी गिरफ्त में लिया।
तो 2 लाख रुपए ले रहे थे कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर। हालांकि जिस तरीके से शिकायतें मिल रही थी कई, लेकिन अब पूर्व नियोजित ढंग से अधिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है, जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए, तो गिरफ्तारी लखनऊ के सेल टैक्स ऑफिस से ये गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने यूपी हेड अमरेंद्र प्रताप जी से। अमरेंद्र जी, गिरफ्तारी कब हुई, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे यूपी विजिलेंस टीम ने जो है छापेमारी की और उसके बाद से लगातार शिकायत मिली थी। धर्मेंद्र कुमार पांडे बताया जा रहा है इनका नाम, जो डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात है, और लगातार जो है विजिलेंस टीम को शिकायत मिल रही थी। उसके बाद से रंगे हाथों इन्होंने पकड़ा, 2 लाख का घूस लेते हुए इनको टीम ने पकड़ा है। उसके बाद से लगातार जो है अगर बात करें तो जीरो टॉलरेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है काम कर रही है, उसको लेकर विजिलेंस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आलोक जी आपसे बताना चाहेंगे, तो उसी क्रम में जो है एडम डाटा सर्विस सेंटर के नाम पे जो है इनका फर्म था रजिस्टर्ड, जिसके नाम पर जो है धर्मेंद्र पांडे ने जो है 2 लाख की घूस का डिमांड किया था, जिसके बाद से लगातार जो है विजिलेंस टीम ने नजर बनाई हुई थी और रंगे हाथों इनको 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी आगे वाली देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से अब आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जांच बढ़ेगी और क्या कुछ अपनी सफाई में कुछ बयान आया है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जो है योगी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है और विजिलेंस की अगर छापेमारी की बात करें तो आपने देखा होगा लखनऊ में ही, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार कई जो लेखपाल तहसीलदार जो है लगातार विजिलेंस टीम जो है उन्हें 5,000 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। उसी क्रम में जो है लगातार जो विजिलेंस टीम काम कर रही थी, जिसमें धर्मेंद्र कुमार पांडे जो है जो है एडम डाटा सर्विस सेंटर के जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर 2 लाख रुपए की घूस को लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं और लगातार विजिलेंस टीम जो है इस पे काम कर रही है। एक शिकायत आ रही थी कि लगातार जो है इनकी तरफ से घूस की डिमांड की जा रही है, जिसके बाद से इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। हालांकि अगर बता दें आपको, लगातार जो है काम हो रहा है और जीएसटी विभाग जो ऐसा है कि जितना गुड्स एंड सेल्स सर्विस टैक्स की बात होती है उस पर लगातार जो है तमाम फर्मों का रजिस्ट्रेशन होता है। उसको लेकर डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात है धर्मेंद्र पांडे, जिनका नाम दिया जा रहा है, तो वो 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो लगातार इस तरह की चीजों पे कार्रवाई हो रही है और विजिलेंस टीम लगातार एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का जो काम चल रहा है, किसी तरह की कोई भी खामी पकड़ी जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है और इनके नाम से लगातार शिकायत आ रही है। अभिषेक, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। बसपा नेता सोनू गुर्जर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें, सोनू गुर्जर वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सोनू गुर्जर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, तो जिला पंचायत सदस्य ने छोड़ी बीएसपी। मैंने मोदी जी, योगी जी के कार्य को देखते हैं, उनके सम्मान करते हैं, उनके कार्य से प्रेरित होकर बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और तन मन से मैं पार्टी की सेवा करूँगा और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा। और अगली खबर है ग्वालियर से, जहां कुलैथ में स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव स्मृति में एनिमल ओलंपिक का आयोजन हुआ। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीण युवा और बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। वहीं युवा नेता और जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एनिमल ओलंपिक का आयोजन वर्तमान पीढ़ी को पशुओं का महत्व समझाने और देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को सहेजने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। हम हर वर्ष इस तरह के आयोजन करते हैं। क्योंकि समय की कमी है, मैं सभी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूं और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पूरे जिला पंचायत क्षेत्र से, पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पधारे हुए देवतुल्य जनता, आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बड़ा भावुक हूं कि तोमर साहब ने यह आधे घंटे का समय दिया। ये मेरे परिवार के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है।
महाराज सिंह जी की याद में इस खेल प्रतिस्पर्धा में हम सब के मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान कौशल शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जैन साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष आलोक जी, जिला पंचायत। और अगली खबर है बागपत से, जहां चुनाव अधिसूचना जारी होने के जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। आचार संहिता नियमों के तहत चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ नकदी बरामद की गई। बता दें कि नकदी का कोई रिकॉर्ड व्यक्ति ने नहीं दिखा पाया, जिस कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर कार्रवाई की। व्यक्ति का नाम अनिक कुमार बताया जा रहा है, जो दिल्ली का निवासी है। 1.5 करोड़ रुपए लेकर के शामली जा रहा था। वहीं आबकारी विभाग और इनकम टैक्स की टीम ने नकदी को सीज कर दिया। साथ ही अधिकारी नकदी से चुनाव का लिंक खंगाल रही है। 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू किए गए हैं, इसी क्रम में जो बागपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी ये प्रावधान लागू हैं 16 मार्च से। और हमारी उसके क्रम में बहुत सारी विभिन्न टीमें हैं जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे या सत्यापन करती हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के उल्लंघन में कोई कार्य ना करे। इसी क्रम में 18/19 मार्च की रात में जो हमारा निवाड़ा चेक पोस्ट है, जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर भी पड़ता है, वहाँ पर एक गाड़ी की आकस्मिक चेकिंग में उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड कैश हमें वहाँ पे मिला, जिसके बारे में उस गाड़ी के जो स्वामी थे मिस्टर अनिल कुमार, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। वो ये नहीं बता सके कि इतना बड़ा कैश उनके पास कैसे आया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की शायद उन्होंने कोई डील करी है जमीन इत्यादि की, परंतु ऐसा इतना बड़ा कैश भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के विपरीत है। चूंकि 50,000 रुपए से अधिक का कैश लेकर चलने के लिए एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होना मस्ट है। बागपत संवाददाता सुनील अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, इतनी बड़ी रकम के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? आलोक, जो सामने जानकारी आ रही है उसका जो व्यक्ति अनिल, इसका नाम बताया जा रहा है, दिल्ली का रहने वाला, सामने जा रहा था। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा जो निवाड़ा चौकी पर पड़ती है, अंतर्राज्यीय सीमा है, उसके ऊपर जैसे ही गाड़ी रुकी तो उसको चेकिंग किया गया तो उस व्यक्ति के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नकदी पाई गई, जिसको देखते हुए अधिकारी चौकन्ने हुए और जो उससे पूछताछ की गई तो कोई जो है संतुष्ट पूर्ण जवाब अधिकारियों को नहीं दे पाया, क्योंकि उसका कहना है सूत्रों के साथ जो जानकारी आ रही है, उक्त व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए पैसा ला रहा था, शामली में जमीन खरीद रहा था। परंतु बात करें नियमों की, मानक की, तो 50,000 रुपए से अधिक आपको ले जाने के आधिकारिक दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे, जो कि उस व्यक्ति के पास नहीं मिले। जी, चलिए नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एसएसपी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। जिले में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर में चुनाव होगा। एसएसपी अभिषेक सिंह का निरीक्षण उन्होंने किया और वहीं बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा को लेकर निर्देश भी दिए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति भी साथ मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि एसएसपी आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी और नामांकन में प्रत्याशी सहित 5 लोग बस जाएंगे। जिला कलेक्टर को नामांकन केंद्र बनाया गया। आप विदित है कि जनपद मुजफ्फरनगर का लोकसभा निर्वाचन का नोटिफिकेशन 20 तारीख को आ जाएगा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो नामांकन स्थल यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में होगा। तो इसके संबंध में यहाँ पर इस निरीक्षण किया गया है कि जो बैरिकेडिंग होनी है वो ठीक तरीके से हो जाए। नामांकन के दौरान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अंदर कक्ष में केवल 5 लोगों के जाने की अनुमति है। यहाँ पर डीएफएमडी और एचएचएमडी के साथ पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा 100 मीटर की परिधि का चिन्हांकन कर लिया गया है, जो कि पुलिस अधीक्षक। बड़ी खुशी मिली जब गरीब बच्चों के साथ होली मनाई। कुछ ऐसा ही संदेश दिया सामाजिक संस्था आदर्श युवा समिति आदर्श संस्कारशाला ने, जिसने गरीब निराश्रित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने शिरकत कर अपनी बात रखी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इकट्ठा कर उनके साथ रंग भरी खुशियों और नेह की पोटली बांटकर खुशियों और रंगों के त्योहार होली के नेह रंगोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। सर्वोदय गार्डन पब्लिक स्कूल पर लगभग 200 झुग्गियों झोपड़ियों में निवासरत और कमजोर परिवार के लगभग बच्चों को नेह रंग भरी पोटली में रंग, गुलाल, पिचकारी, चॉकलेट,
टॉफी, मिठाई, बिस्कुट, टॉफी, कुरकुरे, टी शर्ट सहित जरूरत की सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर युवा समाज सेवी और व्यापारी नेता जगत नारायण अग्रवाल, शिक्षाविद राजेंद्र प्रसाद, संस्था के राष्ट्रीय संयोजक अतुल उपाध्याय, प्रधानाचार्य सीमा चौधरी, जितेंद्र अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर आकाश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का संचालन दीपक गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर उमाशंकर शर्मा, पूजा शर्मा, राधा शर्मा, सुमन गोस्वामी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की काफी लोगों ने सराहना की। वहीं ग्लोबल यूथ पीस कमेटी के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज सभागार में अखिल भारतीय संगोष्ठी वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संचालिका समीक्षा श्रीवास्तव ने कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य शांति एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है, जिसमें कई राज्यों के युवा नेताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के अध्यक्ष ब्रिजबाबू और सम्मानित अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के साथ ही गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव हरिजन सेवक संघ संजय राय के संचालन में एक पैनल चर्चा एवं चौपाल की शुरुआत हुई। वहीं पैनल विशेषज्ञों ने की, जिसमें से विभिन्न प्रेरक हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवाने, प्रवीण कर्ण, मोनिका कपूर, श्री ब्रिजबाबू के साथ साथ अंशुमान सिंह, लेखक शेरी, रंजन तोमर, के गुप्ता, श्री राम बूच और मिस नैन्सी जुनेजा ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आपको बता दें, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पूजा झा मैती एडू क्लाउड्स के संस्थापक स्पर्श गर्ग और UUCI के दिल्ली टुडे ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर रजत श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही वार्ता 2024 का समापन हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागपत में पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी ने पूछताछ में की, मेरे पति को मेरे प्रेमी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। वहीं सीधे बागपत में जिस तरीके से मामला सामने आया, पुलिस अधीक्षक विजय वर्गीय पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। कराना है। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर पुट्टी गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगी थी, 2 गोली लगी थी और फिर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। इसमें हमने 3 टीमें लगाई थी इसके सफल अनावरण के लिए। आज इसका अनावरण किया गया है। इसमें हमने अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील, जो कि फतेहपुर पुट्टी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई है कि ये जो महिला है ये मृतक की पत्नी थी और इनकी अंकित नाम के व्यक्ति से दोस्ती थी, जो कि गांव का ही रहने वाला था। वहीं मेरठ में सर्राफा व्यापारी के घर से 15 लाख से अधिक का सामान चोरी हो गया। परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान गया था। बता दें कि 2 चोर स्कूटी से चोरी करने आए थे। दोनों पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शास्त्री की कोठी का सामने आया, जहां पर CCTV में कैद हुए चोर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतर्राज्यीय चोरों का गिरोह के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। चोरों ने बस्ती में घर में सो रहे सभी लोगों को बंदी बनाकर लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के दौरान चोरों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। पुलिस चोरी की घटना की जांच पड़ताल में जुटी और इससे पहले बिलासपुर में और रायपुर में इसी तरह की चोरी करने की वारदात सामने आई। 3-4 दिन पहले माना बस्ती अंदर घुस करके जो गहने और नगद पैसा ले गए थे, इसमें जो 3 आरोपी है, वो जो सस्पेक्ट है, उनके संबंध में लगातार जो अपने छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में भी कई घटनाएं हुए हैं, उनसे क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो भी गैंग है वो अभी जो उनका तो वारदात का जो तरीका है उसमें बाहरी गैंग होने के संबंध में संभावना है और लगातार अपने क्राइम ब्रांच की टीम, माना पुलिस की टीम लगी हुई है और जिसमें निश्चित रूप से जल्दी सफलता प्राप्त की जाएगी।
कवर्धा जिले में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। बदलते मौसम के मिजाज के कारण तेज बारिश और आंधी चली। आंधी के चलते अचानक कार पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। बारिश के चलते कवर्धा पंडरिया नेशनल हाईवे 130 पर जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के सियासी दल जातिगत समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। इधर बीजेपी रणनीतिकार आदिवासी वोटर्स पर खास ध्यान दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह विधानसभा चुनाव के परिणाम है। दरअसल विधानसभा चुनाव के परिणाम में मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य कई सीटों पर कांग्रेस से मिली कड़ी चुनौती को लेकर भाजपा गंभीर है, जिसके कारण बीजेपी आदिवासी वोटर्स को साधने की नई रणनीति तैयार कर रही है। कि चुनाव जीतने की एक ही रणनीति है, विकास। और जब विकास आधारित राजनीति होती है और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता आपका सक्रिय होता है, तो चुनाव और आपकी सफलता के बीच कोई दूरी नहीं होती। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में जनता से किए गए वादों को पूरा करके आगे बढ़ रही है। चुनावी मैदान छोड़कर भागने वाले कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और इसी कारण उनके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और यही कारण रहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे, पूरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के 15 साल के, उसको करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, एक मैसेज जाएगा, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी का बनकर दिखेगा। और आगे हमारी राजनीति अहमदाबाद से जुड़ी हुई, सारे पद पे काम कर लिया राष्ट्रीय स्तर पे। आगे हर आदमी पॉलिटिक्स में यही चाहता है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही उद्देश्य से मैंने पार्टी ने जब आदेश किया, सहर्ष का स्वीकार किया, उसका प्लानिंग कर दिया। जिस दिन से मेरी टिकट का अनाउंस हुआ उससे पहले मेरे भाई है मेरे साथ में हर्ष कश्यप भाई, हम लोगों ने उसकी पहले तैयारी चालू कर दी। कैसे रंग भरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को गुलाल लगाकर काशी में रंगों का पर्व होली की शुरुआत हो जाती है। रंग भरी एकादशी की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा रंग भरी एकादशी की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इस दिन बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां पर फूलों और गुलाल के साथ भक्ति की होली खेलकर काशी में इसकी शुरुआत करते हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसकी जैसी भव्य तैयारियां हर साल कराई जाती हैं, वैसी ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में आती है और फिर वहाँ पे झांकी दर्शन के लिए रखी जाती है। उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इन प्रतिमा को लाने के लिए फिर वहाँ पे फूलों की होली और उस प्रकार की एकादशी का जो रंग भरी, जिससे नाम इसका प्रदर्शित होता है कि उसमें रंग और गुलाल और उसमें हमारा पुष्पों की वर्षा, ये सब शामिल रहती है। खबर चंदौली से, जहां पर डीएम एसपी ने पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक की। वहीं डीएम ने कहा बिना परमिशन के कोई भी आयोजन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा आदर्श आचार संहिता के लागू नियमों का पालन अनिवार्य है। शांति बनाए रखने पर प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। हर समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। आज हम लोग यहाँ पुलिस लाइन सभागार में आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग की है। कप्तान साहब भी उपस्थित थे, सभी हमारे सीओज और मजिस्ट्रेट, सभी जो हमारे थाना प्रभारी वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ धर्मगुरु मौजूद रहे और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। आने वाला महीना जो है वो सेंसिटिव है इस दृष्टिकोण से कि चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, साथ ही साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी समय के दौरान आने वाले कुछ ही दिनों में होली का पर्व भी हमें लोगों को मनाना है। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज डीएम महोदय और मेरे और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो जनपद के संभ्रांत लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया है कि दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन और पुलिस की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हम लोग ये सिक्योर करेंगे कि सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इन त्योहारों को संपन्न कराएं और किसी भी तरह का यदि कोई तत्व, शरारती तत्व किसी तरह की शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास।
और अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पर सुल्तानगंज गांव के कार्यकर्ता सम्मेलन में डिंपल यादव पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के द्वारा मैनपुरी लोकसभा में प्रत्याशी उतारने में देरी को लेकर कहा यह बीजेपी का विषय, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था, उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री करते ही उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति? मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज़ 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।